आपसे समझना चाहेंगे ये जो न्यू टैक्स रेजीम आई है, अगर ओल्ड टैक्स की बनस्पत देखें तो आपका क्या कहना है, किस तरीके से इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ये कहना है कि साहब हम कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आपको, और आपका हमने टैक्स रेट कम कर दिया है और इसको एनकरेज करने की कोशिश है। ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के एंगल से देखूं और परचेजिंग पावर हाथ में टैक्स पेयर के बढ़ाने के एंगल से देखूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मेरी इनकम जैसे सरकार का कहना है 7 लाख है और उसको मैं टैक्स बचाने के लिए 3 लाख रुपए अगर पीपीएफ में जमा करा दूं, एनएससी ले लूं, या मैं फिर मेडिक्लेम के लिए पॉलिसी ले लेता हूं, या किसी हाउसिंग लोन का ले लेता हूं, तो मेरा टैक्स नहीं बनता, तो वो परचेजिंग पावर उसके हाथ में कम होती है। तो सरकार ने कहा 7 लाख रुपए तक की आप इनकम रही है, कोई एग्जम्पशन की जरूरत नहीं, आपको टैक्स भी उतना ही लगेगा। एक तरह से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, टैक्स पेयर का टैक्स भी कम लगता है और ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन इसमें दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि जो टैक्स पेयर को सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करना है अपने आप के लिए, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। जो ये छूट दी जाती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिए या पीपीएफ ले लीजिए या फिर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट दी जाती है, इसके पीछे एक सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करने का प्रोग्राम। जो टैक्स पेयर टैक्स देता है वो ये उम्मीद करता है कि जब मैं सरकार को अगर टैक्स दे रहा हूं तो कल को मेरी जरूरत पड़ी तो सरकार मेरी मदद करेगी और सरकार मुझे कुछ देगी। इतने बड़े देश में 140 करोड़ देश की जनता में सरकार के लिए मुश्किल है ये कहना कि कल को जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कुछ पेंशन या कुछ दे सकेंगे। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए 1961 से आज तक जो कानून बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी खुद क्रिएट कर लीजिए ईयर टू ईयर, और हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। तो इसीलिए जब आप कहते हैं एक ब्रेड अर्नर है, लोन ब्रेड अर्नर है, उसको लगता है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार में क्या होगा, तो वो इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। और सरकार उसको एनकरेज करती है कि भाई ये सोशल सिक्योरिटी इसको क्रिएट करनी जरूरी है, और इसलिए अगर ये 5,000 या 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो हम टैक्स नहीं लेंगे, हम इसको एनकरेज करते हैं। इसी तरह से जिसके पास आज की डेट में कोई भविष्य में कोई स्कीम बनानी है, रिटायरमेंट के लिए बनानी है प्लान, तो सरकार तो कोई आज की डेट में पेंशन नहीं देगी, तो उसको एनकरेज करते हैं कि भाई आप आज की डेट में नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर दीजिए सालाना कुछ, तो आपको जब 50 से 60 साल के हो जाएंगे तो आपको कुछ पेंशन मिलेगी। इसी तरह से आप सोचते हैं कि आप यंग हैं आज की डेट में और आपको सेविंग करनी है और बाद में कोई मकान चाहिएगा, क्योंकि मकान नहीं है, तो सरकार एनकरेज करती है हाउसिंग प्रमोट करने के लिए, सबका घर हो, कि आप घर ले लीजिए, लोन की रिपेमेंट करेंगे तो हम इंटरेस्ट की आपको छूट देंगे। इसीलिए सरकार की बीमारी के बारे में होता है कि भाई बड़ी बीमारी होगी तो उसके खर्चे कहाँ से चलेंगे और उनका पैसे कहाँ से आएंगे, तो सरकार कहती है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, इसकी आपको छूट मिलेगी। हमारे टैक्स सिस्टम का एक और पहलू है ग्रीवियंस सिस्टम करना। जो डिस्प्यूट सिस्टम्स होते हैं इसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, और काफ़ी टैक्स पे उससे परेशान भी हैं, नियम नहीं समझ पा रहे हैं। राजीव जी, आपका क्या कहना होगा उस पर, और इसमें सुधार करने के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है जो हमारा टैक्स का रिड्रेसल सिस्टम है उसे? नहीं पूजा, आपने बहुत राइट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज 97% केसेस आर एक्सेप्टेड एज इट इज, देयर रिटर्न्स आर एक्सेप्टेड, वहाँ कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई नहीं होता है। पर जो 3% केसेस जो सिलेक्टिव स्क्रूटनी में हो जाते हैं, सब लिटिगेशन में चले जाते हैं, और वो लिटिगेशन में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बिकॉज वहाँ क्या हुआ है कि गवर्नमेंट इज़ अ मेजर लिटिगेटर। सपोज आपने फर्स्ट लेवल में, सपोज कमिश्नर अपील के लेवल में कि डीआरपी लेवल में आप सक्सीड हो गए, तो गवर्नमेंट विल इमीडिएटली गो टू द नेक्स्ट फोरम, दैट इज ट्राइब्यूनल लेवल, एंड वहाँ 80 to 85% केसेस आर फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लिए हैं कि अप टू सर्टन लिमिट्स केसेस विल बी नॉट बी फाइल्ड बट विल बी विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट the percentage is quite high, so that is a major difficulty. And every small case, wherever you have succeeded, you have to keep litigating, and once it gets in litigation, it goes right up to Supreme Court if it is a important question. वो एक बहुत तकलीफ का काम है। दूसरा क्या हुआ है कि कमिश्नर अपील्स फेसलेस होने के बाद में, फेसलेस के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है असेसमेंट लेवल में, बट उसके साथ में काफ़ी दिक्कत ही बहुत आ रही है, बिकॉज वो बहुत अभी तक वो सिस्टम बराबर सेट नहीं हुआ है, और जो ऑफिसर जो करते हैं उनको फुल एक्सपीरियंस नहीं है, फुल नॉलेज नहीं है, और उनको दे डू नॉट नो व्हाट टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू सी द क्वेश्चंस व्हिच आर रिप्लाइड बाय द एसएससी। आई थिंक वहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है, उसके कारण काफ़ी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं।
उसके साथ में बाद में अपन CIT अपील के पास जाते हैं, कमिश्नर अपील के पास जाते हैं। कमिश्नर अपील की केसेस हो ही नहीं रही है उस फैसले में। 3 साल से कुछ गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है 5 लाख केसेस पेंडिंग पड़ी है 3 साल से। अभी इतने केसेस आ गए तो गवर्नमेंट को तो पैसा 20% तो गवर्नमेंट रिकवर कर देती है इमीडिएटली डिस्प्यूटेड टैक्स का, बट असेसी अटक जाता है, उसके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं और रिलीफ नहीं मिलता है। वो सुधार करने की जरूरत है। टाइम बाउंड कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है उसमें, और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो करना है वो करने की बहुत जरूरत है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की है पर वो भी कुछ फंक्शन नहीं कर रही। अभी बोल रहे हैं शुरू करेंगे पर वो भी नहीं हो रहे, बट दैट आल्सो ओनली फॉर स्मॉलर असेसीज। आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इसेंशियल। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हैज टू बी देयर। अगेन हाई कोर्ट में व्हेन इट गोज टू हाई कोर्ट 10 साल तक आपकी केसेस आती नहीं है, एडमिट होकर पड़ी जाती, ऐसे ही पड़ती है। इनकम टैक्स ही बोल रहा हूँ, बाकी तो सिविल के तो कितने साल लगते हैं पता नहीं, बट इनकम टैक्स के केसेस तो बाय द टाइम लिटिगेशन शुरू होता है तो बाय द टाइम यू रीच टू सुप्रीम कोर्ट इट टेक्स अबाउट 13 to 15 years। फास्ट ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ अगेन हमारे व्यूअर्स जिससे कनेक्ट कर सके, रिफंड को लेकर के सरकार का क्लेम है कि रिफंड फास्ट ट्रैक हो चुके हैं, 15 से 20 दिन में आपको रिफंड आ जाता है, क्या ये हकीकत है या सरकार का क्लेम है? नहीं, आपने बहुत राइट क्वेश्चन पूछा है। 97% केसेस जो किसके कोई डिफरेंस नहीं है उनके 26 एज जो फॉर्म बोलते हैं और अपना जो रिटर्न भरते हैं उसमें डिफरेंस नहीं होता, 15 दिन में सब क्लियर हो जाता है। अच्छा, बट वहां कोई भी डिफरेंस हो गया 26 एज का जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है और अपना रिटर्न में फर्क पड़ा तो देन इट गेट्स इनटू लिटिगेशन एंड देन देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल बिटवीन देयर रिकॉर्ड्स एंड आवर रिकॉर्ड्स। ये इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स दोनों में सबको सबके लिए वही है। अगर किसी को 60-70 हजार रुपए का क्लेम अगर आता है तो उसको लिटिगेशन में जाना है तो सेटल होने में 2-3 साल लग सकता है, आराम से हो सकते हैं। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की 2 साइट्स है, एक CPC बोलते हैं जहां अपने सब रिटर्न्स वगैरह प्रोसेस होते हैं, और ITBA पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल है और 360 डिग्रीज बोलते हैं 360 डिग्रीज का वो पोर्टल में और CPC में आर रन बाय 2 डिफरेंट एजेंसीज। उसके साथ तो कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं है। वहां रिफंड दिखता है पर ITBA पोर्टल बोलते हैं हमको इन्फॉर्मेशन आई नहीं, हम रिफंड देंगे नहीं आपको। तो उसके कारण जो चक्कर हो रहे हैं सभी, असेसिंग ऑफिसर को फिजिकली कोई अथॉरिटी नहीं, इट हैज टू गेट पास फ्रॉम दैट साइड and which is creating a lot of difficulties. Once your case gets picked up for scrutiny, you go through all these difficulties.